दोस्तों 17 जून 2026 बिहार का भोजपुर जिला। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने गांव के गरीबों और बाढ़ पीड़ितों के हक के लिए लड़ रहा था, वो पुलिस के सामने अपनी पिस्तौल डाल देता है, यानी वो कैमरे पर पूरी दुनिया के सामने सरेंडर कर देता है। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी। हथियार इनको दे दिया गया। लेकिन इसके ठीक कुछ मिनटों के बाद खबर आती है कि उस निहत्थे लड़के का इनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस कहती है कि उसने आत्मरक्षा में सिर्फ पैर में गोली मारी थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो पूरा बिहार दहल जाता है। जांघों और शरीर के संवेदनशील हिस्सों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 5 गोलियां धंसी हुई थी। दोस्तों इस खौफनाक इनकाउंटर की कहानी 17 जून को नहीं बल्कि उसके कई महीनों पहले ही शुरू हो चुकी थी। 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी कोई पेशेवर अपराधी या गैंगस्टर नहीं था। वो बिलौती और जमुनिया गांव का एक ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान था जो अपने गांव के विस्थापितों, गरीबों और बाढ़ पीड़ितों के हक के लिए सीधे सिस्टम से टकरा गया था। जब गंगा नदी की लहरें उनके गांव के घर और खेत को लील रही थी, तब अकेले भरत अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। उनके पिता जो खुद एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर थे, वे बताते हैं कि भरत गांव में ही एक इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलने की तैयारी कर रहा था, जिसका बाकायदा उसने सरकारी लाइसेंस भी ले लिया था। यानी वो अपने भविष्य को संवारना चाहते थे। लेकिन जब बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास और जमुनिया गांव के बेघर लोगों की मांगों पर सरकार ने जब अपने कान बंद कर लिए, तो व्यवस्था के इस पहरेपन ने उनके अंदर एक भयंकर आक्रोश पैदा कर दिया। दोस्तों आज इस इनकाउंटर को हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन बिहार का सियासी और प्रशासनिक पारा साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चौतरफा दबाव और भारी जन आक्रोश के सामने चारा ना चलने पर बिहार की सरकार को तुरंत इस मामले को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश देने पड़े। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब 25 जून को पुलिस ने एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया। अपनी साख बचाने के लिए पुलिस ने जो भरत तिवारी के परिवार पर जो फर्जी एफआईआर दर्ज की थी, उसे प्रशासन ने वापस ले लिया है। क्यों ले लिया? नहीं, लेना पड़ गया। अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जहां भरत तिवारी के मां ने सीधे रीट याचिका दायर करते हुए कहा कि मुझे सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 15 जून 2026 को। भरत तिवारी फेसबुक पर कई लगातार पोस्ट डालता है। वो व्यवस्था से इतना तंग आ चुका था कि उसने सीधे क्रांतिकारी युद्ध की घोषणा कर दी करके इस देश में नई क्रांति फैला दी जाएगी। पुलिस हरकत में आती है और 15 जून को भरत तिवारी के घर पर 2 बार तबीज देती है, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं होता। अगले दिन यानी कि 16 जून को पुलिस को ये सूचना मिलती है कि भरत तिवारी अपने गांव में हथियार के साथ घूम रहा है। जब पुलिस उनके घर पर जाती है तो भरत तिवारी भागने के बजाय अपने मोबाइल से फेसबुक लाइव करता है और फोन कैमरा चिल्लाकर कहता है कि सरकार और प्रशासन उनका इनकाउंटर करना चाहती है, और वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल जाता है। दबाव बढ़ता देख 16 जून की देर रात भोजपुर पुलिस अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक बयान जारी करती है कि भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्थिर है और पुलिस उसे निहत्था करके इलाज के लिए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने का प्रयास कर रही है। लेकिन यहीं पर पुलिस की टाइमलाइन का सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ बेनकाब होता है। पुलिस ने अपनी एफआईआर कांड संख्या 169/26 में लिखा कि उसने पहली बार भरत के घर का घेराबंदी 17 जून को 5:10 में की थी। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट में भरत की मां आशा देवी ऑन कैमरा बताती है कि पुलिस 16 जून को ही सुबह 6 बजे और 16 जून को आधी रात को ही उनके घर पहुंच चुकी थी और परिवार को प्रताड़ित कर रही थी। ये बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे सब छिप के वार करने वाला है घात की तरह। रात में आप लोग क्या करने आए हैं? दोस्त हैं तो रात में 12 बजे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब पुलिस आधी रात को ही उनके घर पहुंच चुकी थी तो अपनी एफआईआर में उस 16 जून की आधी रात वाली हलचल को क्यों छुपाया? क्या 16 जून की आधी रात को ही इस इनकाउंटर के बैकग्राउंड का पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया था? इसके बाद आती है 17 जून की वो खौफनाक सुबह। पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी सुबह से ही अपने घर से फेसबुक लाइव करके खुद को भगत सिंह बता रहा था और प्रशासन पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए, तो उस समय भी पागल
साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा सबूत सामने आता है सुबह ठीक 9 बजे, जब भरत तिवारी एक खुले खेत में अपना सबसे आखिरी फेसबुक लाइव करता है। लगभग 15 मिनट के इस वीडियो में वो चिल्लाकर अपनी मांगे दोहराता है कि नेताओं और अफसरों को जनता से किए गए वादे पूरे करने होंगे, और इसके बाद ठीक वो पूरी दुनिया के सामने लाइव कैमरे पर अपनी गन को पुलिस के सामने पुलिस की ओर उछाल कर फेंक देता है और अपने आप को उनके हवाले कर देता है, पूरी तरह से सरेंडर कर देता है। इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, और चुनाव के समय या कभी भी कोई वादा नहीं करेगा झूठा। अगर करेगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो ये युद्ध क्रांतिकारी ही युद्ध होगा। हथियार इनको दे दिया गया। और दोस्तों, इस सरेंडर के बाद की कहानी के दो ऐसे पहलू हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। पहला पहलू भोजपुर पुलिस का है। पुलिस कहती है कि सरेंडर का नाटक करने के बाद भरत तिवारी ने फिर से प्रशासन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में उन्होंने आत्मरक्षा में सिर्फ पैर में गोली मारी। लेकिन दूसरा पहलू वहां मौजूद चश्मदीदों और खुद भरत की मां का है, जो पुलिस की थ्योरी के परकच्चे उड़ा देती है। भरत की मां ने रोते हुए महापंचायत में पूरी दुनिया के सामने खुलासा किया कि जैसे मेरे बेटे ने अपना हथियार फेंका, पुलिस ने उसे घसीटा और घर के बाहर 3 गोलियां मारी। जब इतने से मन नहीं भरा तो पुलिस की वैन में उसे फेंककर फिर 2 गोली मारी। अब आप खुद सोचिए कि पुलिस कह रही थी कि उन्होंने आत्मरक्षा में सिर्फ पैर में गोली मारी, लेकिन पोस्टमार्टम की आधिकारिक रिपोर्ट ने पुलिस के इस सफेद झूठ को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। भरत तिवारी के जांघों और संवेदनशील हिस्सों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 5 गोलियां धसी हुई थी। अस्पताल की रिपोर्ट्स बताती है कि उनकी मौत अत्यधिक खून बहने की वजह से हुई थी। अगर पुलिस को, प्रशासन को उन पर काबू पाना था, तब जब आदमी सरेंडर कर दिया है तो उनके जिस्म को 5 गोलियों से छलनी करने की क्या आवश्यकता थी। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, और किनके इशारे पर, किनके कहने पर एक निहत्थे आत्मसमर्पण कर चुके लड़के के जिस्म पर गोलियां बरसाई गई। दोस्तों, कागजी तौर पर देखें तो बढ़ते जन आक्रोश के बाद बिहार प्रशासन ने जिन 2 पुलिसकर्मियों पर हत्या IPC 302 का मुकदमा दर्ज किया है, उनमें से पहला नाम है जगदीशपुर के SDPO राजेश कुमार शर्मा का, जिन्हें उनके पद से हटाकर मुख्यालय से संबंध कर दिया गया, और दूसरा नाम है शाहपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी SHO राजेश मालाकार का, जिन्होंने खुद अपने हाथों से भरत तिवारी जी के परिवार पर एक काउंटर FIR दर्ज किया था। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहानी सिर्फ इन्हीं 2 पुलिस अधिकारियों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। इस बात का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा करते हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव भरत तिवारी जी के परिवार से मिलने के बाद मीडिया के सामने एक ऐसा दावा करते हैं जो पूरे पटना के सत्ता के गलियारों को हिला देता है। पप्पू यादव का साफ कहना है कि भरत तिवारी को मारने के लिए किसी लोकल पुलिस ने नहीं, बल्कि पटना के मुख्यालय से सीधे फोन किया गया था, और पटना से ही स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF की टीम को बिलोती गांव भेजा गया था। जांच का विषय ये है, SP साहब को वीडियो कॉलिंग पर किसने कहा था कि हाथी जब पागल हो मारा जा सकता है, तो आदमी पागल है तो क्यों नहीं? यही वजह है कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी महापंचायत में नीतीश कुमार के गृह विभाग और DGP विनय कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने सरेआम पूछा कि आखिर ऊपर ऐसी कौन सी बड़ी मछली है जिन्होंने STF को फायरिंग करने का हुक्म दिया। कुछ छोटे अधिकारियों को सस्पेंड करना और हत्या का मुकदमा दबाव पड़ने पर देर से दर्ज करना न्याय नहीं है। जब तक उन असली चेहरों का नाम सामने नहीं आता जिन्होंने STF को फायरिंग करने का हुक्म दिया था, तब तक भरत तिवारी के मर्डर की यह गुत्थी कभी नहीं सुलझ सकती। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे चुभता हुआ सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों एक 28 साल के लड़के को इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक अंत किया गया? क्या वो वाकई कोई बड़ा गैंगस्टर बन रहा था? क्या वो वाकई कोई बड़ा अपराधी था? तो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए हम पुलिस की थ्योरी को अगर साइड में रख दें और ग्राउंड रियलिटी को देखें तो इसके 2 पहलू हमें सामने दिखाई देते हैं। पहली वजह थी भरत तिवारी का अपने गांव के बाढ़ पीड़ितों और विस्थापित परिवारों के लिए लड़ना। जब गंगा नदी की लहरों में, बाढ़ में जब उनके गांव घर सब कुछ तबाह हो गए थे, तो भरत तिवारी अकेले प्रशासन से पुनर्वास और मुआवजे की मांग कर रहा था। जब बार बार मांग करने के बाद भी जब उनकी एक न सुनी गई, तब व्यवस्था के बहरेपन ने उन्हें उग्र बना दिया। दूसरी वजह थी सिस्टम का ईगो हर्ट होना। दोस्तों, भरत तिवारी ने अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए जिन रास्तों का चुनाव किया था वो कानूनी रूप से बिल्कुल गलत था।
जून 2026 की शुरुआत में ही उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर पिस्तौल के साथ अपनी एक वीडियो डाली और जगदीशपुर के एसडीएम के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियां भी की। इसको लेकर सरकार और प्रशासन का ईगो हर्ट हो गया। प्रशासन उन्हें बार बार क्रिमिनल और मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित करने पर तुली थी ताकि उनके द्वारा उठाई गई सामाजिक मांगे हमेशा के लिए दब जाए। यही वो पॉइंट है जहां पुलिस की नीयत बेनकाब पर बेनकाब होती जाती है। खुद बिहार सरकार के वरिष्ठ जदयू नेता और कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने पुलिस की थ्योरी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि एक तरफ आप उसे मानसिक रूप से बीमार करते हैं और दूसरी तरफ आप उसे गोली मार देते हैं। जब एक आदमी ने आपके सामने हथियार डाल दिए हैं, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया है, तो एक निहत्थे आदमी पर पुलिस गोली कैसे चला सकती है? यानी कि भरत तिवारी को रास्ते से हटाने की असली वजह कुछ और नहीं बल्कि उनकी वो निस्वार्थ सच्चाई थी जो लगातार सिस्टम पे सवाल पूछे जा रहा था कि आखिर उनकी मांगे कब पूरी की जाएगी, कब उनकी गांव की ओर देखा जाएगा, उनके गांव पर एक्शन लिया जाएगा कि हमारे गांव की स्थिति बहुत बुरी है। शुरुआत में बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे वादे करके जाते हैं, लेकिन वो बाद में इलेक्शन जीतने के बाद उन गांव की ओर देखता भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों ये सिस्टम इतना बहरा हो गया है कि इतने सारे चिट्ठी देने के बाद भी कोई हमारी फरियाद को नहीं सुनता है? और शायद यही वजह थी कि भरत तिवारी के इन सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें हमेशा के लिए सुलह देना ही सिस्टम और प्रशासन को ज्यादा आसान लगा। और प्रशासन यहाँ तक भी नहीं रुके दोस्तों। भरत तिवारी की हत्या के बाद जब जन आक्रोश बढ़ा और प्रशासन पर जब दबाव बढ़ी, तब उन्होंने एक रिटेलिएटरी एफआईआर यानी कि भरत तिवारी के परिवार पर बदले की भावना से एक फर्जी एफआईआर दर्ज की, कांड संख्या 169/26, जिसके तहत उन्होंने न सिर्फ मृत भरत तिवारी पर बल्कि उनके रोते बिलखते पिता काशीनाथ तिवारी पर और भाई चंदन तिवारी पर भी आर्म्स एक्ट और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे संगीन धाराएं ठोक दी। पुलिस का कहना है कि परिवार भरत तिवारी को संरक्षण दे रहा था और उनके हथियार रखने की बात छुपाई। लेकिन पुलिस का यह चक्रव्यूह तब ढह गया जब जनता का आक्रोश सड़कों पर फूटा और रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की न्यायिक जांच जब शुरू हुई। कानूनी शिकंजा कसते देख पुलिस ने जो यू टर्न लिया उसकी तो क्या ही बात करनी। इनकाउंटर के ठीक एक हफ्ते बाद भोजपुर के एसपी मिस्टर राज भारी अपने सुरक्षा बलों के साथ दिन के उजाले में नहीं बल्कि आधी रात को अचानक भरत तिवारी के घर पर पहुंचते हैं। वहां वो करीब आधे घंटे तक रुकते हैं और रोती बिलखती मां के सामने ये कबूल करते हैं कि उनके परिवार पर जो फर्जी एफआईआर दर्ज हुआ था, फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ था, वो उन्होंने वापस ले लिया है। सोचिए, जो पुलिस एक हफ्ते तक परिवार को अपराधी साबित करने पर तुली थी, अब वही पुलिस अपनी खाल बचाने के लिए उस परिवार के घर पर आधी रात को एक विशेष सुरक्षा गार्ड तैनात करने का भरोसा दे रही थी। लेकिन खुद सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान एक बार फिर पुलिस की थ्योरी को गलत साबित कर देता है। मंत्री जी ऑन कैमरा कहते हैं कि पहले पुलिस को भरत तिवारी के क्रिमिनल बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए था। और क्या बात हो गई कि एक निहत्थे आदमी जिन्होंने आपके सामने हथियार डाल दिए, आपके सामने घुटने टेक दिए, उसे आप जान से मार दोगे? अगर इनकाउंटर करना भी था तो हाफ इनकाउंटर कर लेते, फुल इनकाउंटर करने के बजाय हाफ इनकाउंटर कर लेते, उनके पैर में गोली मारते। अब आप बोलोगे कि भैया हमने तो पैर में ही गोली मारी थी, तो ठीक है माना कि आपने पैर में ही गोली मारी, लेकिन 5-5 गोलियां मारने की क्या आवश्यकता थी? एक आधी गोली में भी तो काम हो सकता था। लेकिन आपको तो 5 गोलियां मारनी थी क्योंकि भरत तिवारी कोई 5 से 6 फुट का आदमी थोड़ी ना था, वो एक बड़का हाथी था जिसे 5 गोली मारकर ही कंट्रोल किया जा सकता था, है ना? यही आप कहना चाहते हैं? अब आप यहाँ पर शायद एक और बात बोलोगे कि भैया हमने भरत तिवारी की हत्या में इनकाउंटर करने के बाद उनको अस्पताल ले गए थे, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गए थे, तो फिर आपने यहाँ पर एक सफेद झूठ बोल दिया। आप उस एरिया के इंचार्ज हो, आपके साथ इतने सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं, आपको वहाँ के चप्पे चप्पे की खबर होती है, आप रोज वहाँ से गुजरते हो, आते हो, जाते हो, फिर आपको ये नहीं पता था कि उस एरिया में पहली बात तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है और एक आध दूर में कहीं अगर हॉस्पिटल है भी तो उसमें बुलेट लगने जैसे खतरनाक ट्रीटमेंट नहीं किए जाते, उस लेवल की तगड़ी ट्रीटमेंट नहीं की जाती। क्या आपको ये नहीं पता था कि एसटीएफ का जवान जिस तगड़ी गन से भरत तिवारी को गोली मार रहा है उस लेवल के इलाज वहाँ पे नहीं कहीं पे किए जाते, नजदीक में भी नहीं, उसका इलाज केवल पटना में ही संभव है? क्या आपको ये नहीं पता था? अब आप शायद यहाँ पर बोलो कि भैया हमें तो सच में पता नहीं था। आप पहले भरत तिवारी को वहाँ के लोकल हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उनका इलाज नहीं हुआ, फिर आप उनको आरा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी उनका इलाज नहीं हुआ, वहाँ से निकलने के बाद आप उनको पटना PMCH ले गए, तब तक उनके शरीर से सारा का सारा खून पानी की तरह बह चुका था। क्या आप ये नहीं जानते थे कि सबसे पहले उनके शरीर से जो खून बह रहा है उसको कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट करवा के बंद कर दिया जाए ताकि उनकी जान बच जाती? क्या आपको ये नहीं पता था कि पटना जाने में तो काफ़ी समय लगेगा, तब तक उनके शरीर से खून 5-5 गोलियों के छेद से जो खून निकल रहा है उसे कम से कम बंद कर दिया जाए?
ताकि उनकी जान सही सलामत बनी रहे। क्या आपको ये नहीं पता था, या आप ना जानने का केवल ढोंग कर रहे थे? मैं आपको सीधे सिर्फ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपने ये जानबूझकर किया है, लेकिन हकीकत बातें ये है जो मैंने सिस्टम से पूछा है सवालों के माध्यम से, क्या ये वाकई नहीं की जा सकती थी या आप करना नहीं चाहते थे? यार आज के ज़माने में सब आदमी ये नहीं कर सकता कि मैं अपने देश के लोगों पर हाथ नहीं उठा सकता, ये सब लोग मेरे अपने हैं। और यही अगर अंग्रेज होता तो कब का मैं उनका काम कर दिया होता। मैं अपने देश में हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि सब अपने उपाय कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि इस लेवल की बातें आज के ज़माने में कौन कर रहा है? ये वही कर सकता है, ये केवल संख्या हजारों में लाखों में एक कोई वही कर सकता है जिनके अंदर आज भी अपने देश के प्रति देशभक्ति हो, जो वाकई अपने देश को आज के दौर के भ्रष्टाचार, महंगाई, घुसखोरी, मिलावटखोरी, करप्शन, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से वाकई बचाना चाहता है। और भरत तिवारी को क्या पड़ी थी? अच्छे थे, स्वस्थ थे, हष्ट पुष्ट थे, अच्छे दिखते थे। वो चाहते तो अपना जिंदगी एक स्वार्थी के भांति, जिनको केवल अपनी ही पड़ी है, जैसे कि आज लोग कर रहे हैं, केवल अपने आप को ही देख रहे हैं, देश में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता है, वैसे जी सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने देश, अपने गांव में हो रहे भ्रष्टाचार और अन्य भिन्न समस्याओं पर आवाज़ उठाना चाहा। लेकिन वही आदमी आज सिस्टम के ईगो के आड़ में आज सिस्टम की भेंट चढ़ गया। दोस्तों, भरत तिवारी ने भले ही गन हाथ में लिया, लेकिन उनका इरादा किन्हीं को मारना नहीं था। अगर वो मारना भी चाहते तो उनको न जाने कितने सारे मौके मिले थे, वो कब का मार दिए होते। लेकिन उनका इरादा मारना नहीं था। उनका गन खरीदने का मकसद, जहाँ तक मैंने इस बारे में जो पर्सनली रिसर्च किया है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि उनका इरादा सिस्टम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था कि भैया हमारी तरफ भी थोड़ा देख लो, हम भी आदमी हैं, हमारी भी क्या क्या मांगे हैं, थोड़ा हमारी तरफ भी नजर डाल लो। तुम लोगों ने वश कर दिया है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, हथियार उठाना पड़ेगा तुम लोगों के विरोध में। और भरत तिवारी जी ऑन कैमरा बोले भी थे कि अगर हमारी मांगे पूरी कर दी जाती है तो मुझे हथियार डालने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गांव पर भी थोड़ा दृष्टि डाल लो, मेरे गांव को भी सुव्यवस्थित कर दो, तो मुझे हथियार डालने में कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन ने जब उनको आश्वासन इस बात का दिया भी कि भैया आप सरेंडर करो, आपकी मांगे पूरी कर दी जाएगी, तब उन्होंने फटाक से ऑन कैमरा लाइव सरेंडर भी कर दिया कि लो भैया सरेंडर कर दिए। यार वो आदमी अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहा था कि उनका घर बह गया, उनका घर था, वो अपने गांव के उन लोगों के लिए लड़ रहे थे बाढ़ में जिनके वाकई घर बह गए थे, उनके लिए लड़ रहे थे, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। वो उनके लिए लगातार सिस्टम से सवाल पूछ रहे थे कि जब इलेक्शन होता है तब जब लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तो बहुत सारा वादा करके जाते हैं कि ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तो वो इस गांव की तरफ देखते भी नहीं है, कुछ करते भी नहीं है, मतलब कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए डैश वाली बात हो जाती है। दोस्तों, एक सच्चा देशभक्त सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ सरहद पर ही खड़ा हो, एक सच्चा देशभक्त वो भी होता है जो अपने देश के अंदर ही चल रहा है, जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाए, उनको खत्म करने की मांग करे और अपने देश के प्रति जागरूक हो। और दोस्तों, जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि व्यवस्था से लड़ना कोई बगावत नहीं है, बल्कि मिट्टी का कर चुकाना होता है। और जो अन्याय के आगे झुक जाए वो जमीर कैसा, जो अन्याय के आगे झुक जाए वो जमीर कैसा, और जो वतन के गरीबों के काम ना आए वो वीर कैसा। जो अन्याय के आगे झुक जाए वो जमीर कैसा, और जो वतन के गरीबों के काम ना आए वो वीर कैसा। हथियार गलत था उनका माना, हथियार गलत था उनका, लेकिन हक की लड़ाई सच्ची थी। हथियार गलत था उनका, लेकिन हक की लड़ाई सच्ची थी। खाकी गोलियों से जो बुझ गई वो लौ तो बड़ी तगड़ी थी। दोस्तों, इसी के साथ एक छोटी सी बात और भी याद रखिए कि कानून का सम्मान सबसे ऊपर है, इस बात में कोई डिबेट नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था न्याय का कत्ल कर दे वो भी व्यवस्था कभी महान नहीं बन सकती। दोस्तों, जो भी लोग भरत तिवारी को सपोर्ट करते हैं, जो वाकई ये मानते हैं कि वाकई उनके साथ गलत हुआ है, वो कमेंट में जस्टिस फॉर भरत तिवारी जरूर लिखिए, ताकि उनको न्याय मिलने में और ज़्यादा देरी ना हो। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि कितना दिन अभी हो गया है और न जाने कितना दिन अभी होगा, जस्टिस का कोई पता ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो अब एंड तक आ चुका है, और दोस्तों हमारी भी सोशल मीडिया के माध्यम से यही कोशिश रहती है कि देश में जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, जो
जो कि भ्रष्टाचार, महंगाई, मिलावटखोरी, घूसखोरी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जितने प्रकार के मुद्दे हो उन पर आवाज़ उठाना और उनको ख़त्म करने की मांग करना। तो दोस्तों, आपसे हमारी यही गुजारिश है कि कृपया आप हमारे इस चैनल से जुड़कर हमारी कमज़ोर बाजुओं को एक मजबूती प्रदान कीजिए। आप हमसे जुड़िएगा, हमारी आवाज़ आप तक पहुंचेगी, जिससे हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी पहुंच बढ़ेगी और आपका और हमारा साथ और भी गहरा होता जाएगा और आगे शायद कभी सिस्टम में चेंजेस आए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।